हेलो स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज हम इस क्लास में दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कवर करने वाले हैं वो है हमारा एनिमल किंगडम से ही फाइलम एनालिडा। अब तक हमने 2 वर्म्स की कैटेगरी कंप्लीट कर ली। कौन कौन सी वर्म्स की कैटेगरी कंप्लीट कर ली? सबसे पहले हमने प्लेटिहेलमिन्थीज पढ़े, कॉमन कैरेक्टर्स काफ़ी सारे उसके आप लोगों को याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा आपका बात करें तो एस्केलमिन्थीज। एस्केलमिन्थीज कॉमन कैरेक्टर्स क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब चीज़ें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो मुझे स्टार्ट करना है वो हमारा क्या है, फाइलम। फाइलम का नंबर पूछे तो आपकी 6th फाइलम है, लेकिन अगर मैं वर्म्स की कैटेगरी की बात करूं तो 3rd वर्मल ऑर्गेनिज्म है फाइलम एनालिडा। एनालिडा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने चैप्टर पढ़ा है हमारे इसके बाद पढ़ेंगे, जैसे एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम के बाद जो हमारी 11th स्टैंडर्ड की ही 2nd यूनिट का जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा एनालिडा है वो बहुत सारा पार्ट कवर करता है। एक तो आर्थ्रोपोडा और एक एनालिडा। एनालिडा यहाँ पे क्या रखेगा भाई, तो मैं बता देती हूँ आपको कि एनालिडा का मेंबर अर्थवॉर्म है। ओके, और ये जो एनालिडा का मेंबर अर्थवॉर्म है ये पूरा की पूरी अर्थवॉर्म की मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल फीचर, ये सब मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी में इंक्लूड होते हैं। तो हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अर्थवॉर्म की मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी पूरी डिटेल में पढ़नी होती है। ओके, तो वो जो डिटेल में एनाटॉमी और मोर्फोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी वो आधे से ज़्यादा कैरेक्टर एनालिडा के ही बनाते हैं। तो हालांकि सिलेबस से बोल रहे हैं कि भाई हमारा अर्थवॉर्म जो है वो हट चुका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से ये जो पार्ट हटा है ये इंक्लूड हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि भाई एनालिडा कैटेगरी में तो हम अर्थवॉर्म पढ़ते ही पढ़ते हैं, और जब एनालिडा में हम अर्थवॉर्म पढ़ रहे हैं तो उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो पूछ ले जाते हैं। बाकी डिटेल वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा जो हम बोलें वो यहाँ पे अब नहीं है। ओके, तो कैरेक्टर्स हैं कॉमन किसके, हमारे जैसे हमने फाइलम एस्केलमिन्थीज पढ़ी, फिर हमने फाइलम आपकी प्लेटिहेलमिन्थीज पढ़ी। तो एस्केलमिन्थीज और प्लेटिहेलमिन्थीज जो हैं वो अलग अलग तरीके के हम क्या बोलते थे, वही कुछ कैरेक्टर्स को शो करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे वो कौन से कैरेक्टर्स हैं देखेंगे। चले, फाइलम एनालिडा सबसे पहला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, पूरी जितनी किंगडम्स के फाइलम्स मैंने अब तक जितने पढ़ाए हैं एनिमल किंगडम के, इन हर फाइलम में हमने क्या किया, हर फाइलम में हम एक काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे कि जितना भी आपका मेंबर है वो मेंबर को कॉमनली क्या कहा जाता है या किस दूसरे नाम से जाना जाता है, वो दूसरा नाम हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक जितनी फाइलम्स या जितने भी डिवीजन्स मैंने आप लोगों को बताए उन सब में हर डिवीजन का कोई ना कोई एक अलग नाम रहा। मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ, सुनेंगे। पॉरीफेरा स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा को निडेरिया कहते थे। स्पॉन्जेस क्यों कहते थे? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोर्स इनसाइड देयर बॉडी। सीलेंट्रेट्स को निडेरिया क्यों कहते थे? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट सेल जो कि नेमेटोसाइट्स बनाती थी। 3rd मैं बात करूं आपकी प्लेटिहेलमिन्थीज की। प्लेटिहेलमिन्थीज को हम फ्लैटवर्म्स भी कहते थे बिकॉज ऑफ देयर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड नेचर। चपटा होने की वजह से, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होने की वजह से इनको क्या कहा जाता था, हमारा डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड मेंबर्स कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं आपकी किसकी, प्लेटिहेलमिन्थीज के बाद हमने बात करी थी नेमेटिहेलमिन्थीज की या फिर एस्केलमिन्थीज, दोनों एक ही चीज़ है। इनको हम कॉमनली कहते थे राउंड वर्म, क्योंकि ये मेरी फिंगर जैसे गोल सिलेंड्रिकल हो। सिलेंड्रिकल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि टेपरिंग एंड्स होते हैं, साइड से जो है वो कैसे होते हैं, दबे हुए होते हैं, तो इसलिए सिलेंड्रिकल नहीं बोलते, राउंड वर्म्स बोलते हैं। राउंड का मतलब गोल बॉडी नहीं है, मतलब जो एलोंगेटेड बॉडी है वो एलोंगेटेड बॉडी राउंड है, मतलब प्लेटिहेलमिन्थीज से कंपेयर करके उसको राउंड बोला गया था कि वो चपटे हैं और ये कैसे हैं, राउंड वर्म्स हैं। ओके, मीन्स डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड नहीं है।
अब आते हैं हम एनेलिडा पे। एनेलिडा को कॉमनली क्या कहा जाता है? दे आर कॉमनली called as ringworms। क्या कहते हो आप इन्हें कॉमनली? रिंगवॉर्म्स कहते हो। ओके, अब जब आपने रिंगवॉर्म्स की बात की तो देखेंगे यहाँ पे फाइलम एनेलिडा टर्म जो दिया गया है, क्या टर्म है भाई? एनेलिडा। लैटिन वर्ड एने का मतलब ही है रिंग्स। लिडा मीन्स वॉर्म्स, तभी कॉमनली कंबाइन करके इन्हें हमने क्या नाम दिया? रिंग वॉर्म्स नाम दिया। कैसे रिंग वॉर्म्स होते हैं भाई? समझ में नहीं आया, मैं समझाती हूँ आपको। आपको मेरी फिंगर्स दिख रही हैं, इन फिंगर्स को मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने पे एक फर्स्ट रिंग, आगे से देखेंगे सिर्फ फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग एंड सो ऑन, ऐसी बढ़ती जाएगी। तो एक्सटर्नली देखने पे ऐसा फील होता है कि ये जो एनेलिडा के मेंबर्स हैं, ये एनेलिडा के मेंबर छोटी 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 रिंग्स को एक दूसरे पे अरेंज करने के बाद क्या हुए हैं? फॉर्म हुए हैं। बात को समझे मैंने क्या बोला? मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बोला कि जब आप बात करते हैं हमारे एनेलिडा की या फिर राउंड रिंग वॉर्म्स की, तो एक्सटर्नली देखने पे हमें ऐसा फील होता है कि ये जो है ये किसकी फॉर्म, मतलब कैसा अरेंजमेंट है कि बॉडी को जो बनाया है वो बहुत छोटी छोटी रिंग्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के फिर बनाया है। इसी की वजह से दूसरा पॉइंट, इसको कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, और इवन एनेलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी मैं कह दूंगी कि यही है। ओके, क्या है? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स। बॉडी को मैंने किस में डिवाइड किया हुआ है? सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ये हमारी क्या कहलाते हैं? ये सेगमेंट्स, साइंटिफिक टर्म आप क्या देते हो भाई? तो मेटामर्स देते हैं हम टर्म। मेटामर्स क्या कहा जाते हैं? मेटामर्स कहे जाते हैं। तो भाई जब भी आप बात करेंगे कि आपकी जो बॉडी है फाइलम एनेलिडा में, जो अर्थवर्म या फिर जो भी अर्थवर्म में ही मेटामर्स सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं, तो बॉडी जो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ये सेगमेंटेड बॉडी आपका सिंपल पूछे कि क्या कहलाता है, साइंटिफिक टर्म आप क्या देते हो? तो हम मेटामर्स नाम देते हैं। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ ताकि ये सारे कैरेक्टर्स आपको लर्न हो जाए। तो एनेलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ मेटामर्स। मेटामराइजेशन प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। अब आपको याद आया होगा मैंने एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस कर दिया। क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? क्या पढ़ा था? सबसे लास्ट में पढ़ा था हमने, जब हम सारे कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ बेसिस यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि कॉमन होते नहीं हैं। ओके, और जब कॉमन नहीं होते तो किसी किसी में तो मिलते हैं, तो वो सेगमेंटेशन भी था उनमें से एक। मतलब बॉडी का सेगमेंट्स में डिवाइड होना आपका सेगमेंटेशन कहलाता है। साइंटिफिक टर्म जो अर्थवर्म के लिए मतलब बेसिकली जो दिया जाता है वो क्या है? हमारे मेटामर्स हैं। ओके, अब जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे थर्ड पॉइंट, रिंगवॉर्म्स कहलाते हैं, मेटामर्स सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम मेटामर्स कहते हैं। यही सेगमेंट इनको रिंगवॉर्म का नाम देते हैं। थर्ड पॉइंट है रहते किधर है, जो हम हमेशा बोलते आ रहे हैं। कॉमन नेम पढ़ा, कॉमन नेम के बाद दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ते हैं? कॉमन नेम के बाद हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं कि भाई ये जो मेंबर्स हैं ये रहते किधर है। तो अगेन जैसे एस्केलमेंथीज में पढ़ा आपने, बिल्कुल कुछ वही कैरेक्टर है। टेरेस्ट्रियल भी हैं, टेरेस्ट्रियल के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एक्वेटिक भी हैं, पानी में रहने वाले भी हैं। एक्वेटिक की बात करूं तो फ्री लिविंग भी हैं। लास्ट अगर हम बोलें तो पैरासिटिक भी हैं।
भाई व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दीज टर्म्स, तो हम हमेशा हर फाइलम में डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे पाए जाने पर भी पाए जाते हैं, एक्वेटिक मतलब पानी में भी मिलते हैं, फ्री लिविंग मतलब इनको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। कॉमनेस्ट एग्जांपल इज़ योर अर्थवर्म। अर्थवर्म एक ऐसा मेंबर है हमारे पास जो कि टोटली मतलब अर्थवर्म एक फैमिली मेंबर सा ही हम जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बचपन से लेके हमें ज़रूर पढ़ाया जाता है किसके बारे में, बेसिकली किसके बारे में, अर्थवर्म के बारे में बहुत बताया जाता है। तो जब अर्थवर्म एक कॉमन कैरेक्टर्स वही है कि अकेले रहता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता। पैरासिटिक नेचर की बात करें तो पैरासिटिक नेचर है फॉर द न्यूट्रिशन अपटेक, न्यूट्रिशन को लेने के लिए दीज मेंबर्स आर डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एंड हार्म देम, ये पैरासिटिक नेचर होता है। जैसे मैं फ्री लिविंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हमारा अर्थवर्म, और अगर मैं पैरासिटिक नेचर की बात करूँगी तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ आपका हेरिडेनेरिया। हेरिडेनेरिया क्या है आपका, ब्लड सकिंग लीच। ब्लड सकिंग लीच हेरिडेनेरिया। पैरासिटिक है भाई, ब्लड को सक करती है, एनिमल्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा देखी जाती है, काउज वगैरह पे, तो उससे क्या होता है भाई, ब्लड को सक करती है तो हार्म क्रिएट कर रही है। पैरासिटिक फॉर्म में खुद न्यूट्रिशन ले रही है, दूसरे मेंबर को हार्म कर रही है। ओके, अब आ जाते हैं हम इसके बेसिक कैरेक्टर्स पे। क्या, फोर्थ भाई ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू हो चुका है, तो अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ही चलेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जान चुके हैं हम, ग्रुप सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी। फिफ्थ हम बात करते हैं किसकी, ऑर्गन सिस्टम है तो सिमेट्री कैसी है, तो बायलेटरल सिमेट्री क्योंकि शुरू हो चुकी थी तो अब बायलेटरल ही चलेगी। What do you mean by bilateral symmetry? When you split the organisms into two equal halves from the single radial plane, it's termed as bilateral symmetry. मुझे बीच से कट करने पे मेरे दो इक्वल हाफ्स आपको मिल जाएंगे, ये क्या कहलाती है, हमारी बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है। ओके, दूसरे किसी रेडियल प्लेन से कट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री के बाद सिक्स्थ कैरेक्टर की, जो कि है जर्मिनल लेयर। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जब प्लेटिहेल्मिन्थीज ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये भी क्या करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर को ही शो करेंगे। ओके, सिक्स्थ के बाद सेवेंथ, ऑर्गेनिज्म प्रॉपर तरीके से सीलोमेट्स हैं। हालांकि सीलोम साइजोसीलोम ही है लेकिन सीलोमेट तो है। ओके, सीलोम भी डेवलप है लेकिन कहाँ से डेवलप हुआ है ये भी डिपेंड करता है एडवांसमेंट के लिए और लीस्ट एडवांसमेंट्स के लिए। साइजोसीलोम है या फिर एंटेरोसीलोम है, तो यहाँ पे ये साइजोसीलोम है, साइजोसीलोमेट। ओके, हम जब साइजोसीलोमेट की बात कर रहे हैं तो ये जो मेंबर्स हैं सीलोम, अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि पहली बार सीलोम आया है तो मैं समझा देती हूँ आपको। ये एक्टोडर्म, ये आपकी मेसोडर्म एंड दिस इज योर एंडोडर्म। ओके, ये क्या थी, एक्टोडर्म है। ओके, एंडोडर्म के बाद ये बीच में एक कैविटी सी बन गई जो कि मेसोडर्म को सेपरेट करती है।
मैं मेसोडर्म में मार्किंग कर देती हूँ ताकि आपको सीलोम दिखे। प्रॉपर सीलोम मेसोडर्म को चीरता हुआ, मेसोडर्म को फाड़ता हुआ अगर हम बोले तो बीच में एक कैविटी बनती है, वही हमारी सीलोम कहलाती है। क्योंकि ये सबसे पहला एनेलिडा में ही देखा गया है, सबसे पहला कैरेक्टर है, इस वजह से ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये हमारी कौन सी कंडीशन है, सीलोमेट कंडीशन है। और सीलोम भी कैसा है, साइजोसीलोमेट है। क्लियर। तो ये कॉमन कैरेक्टर्स हुए हमारे। क्या क्या कॉमन कैरेक्टर्स हुए? कैरेक्टर्स कॉमन हुए भाई, सबसे पहले रिंगवॉर्म्स कहे जाते हैं, बॉडी सेगमेंटेड होती है जो कि मेटामर्स बनाती है, टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं और पैरासिटिक भी हैं। ओके, फिर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सिमेट्री कॉमन सी चीज़ है भाई, बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जो बॉडी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद आपकी सीलोमेट है और सीलोम भी जो है वो आपका कैसा है, अगर मैं बात करूं तो साइजोसीलोम है। ओके, बेसिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करते हैं, इनको मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो जो ये तो रहे कॉमन कैरेक्टर्स। अब हम आ जाते हैं इसके जो एडवांसमेंट दे रहा है या जो थोड़ा अलग बना रहा है वो क्या है। सबसे पहला मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला कि ये जो मेंबर्स हैं हैविंग द प्रेजेंस ऑफ longitudinal and circular muscles, longitudinal and circular muscles, longitudinal और circular muscles प्रेजेंट होती हैं, muscles प्रेजेंट होती हैं which helps in the लोकोमोशन। किस में हेल्प करती हैं? लोकोमोशन में हेल्प करती है। क्लियर। तो अगर कोई इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हमारे पास जो अर्थवर्म या फिर कोई भी एनालिड्स हैव लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, only longitudinal muscles, मतलब annelids having for the movement what, only longitudinal muscles, only circular muscles, longitudinal and circular, none of these। ठीक है, तो उसके लिए हमें जवाब क्या देना पड़ता है? जवाब हमें देना पड़ता है they possess longitudinal and circular muscles which helps in the locomotion। अब अगर मैं बात करूं किसकी, हमारे एक्वेटिक एनालिड्स की, जैसे कि निरेज है, इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे लेटरल एपेंडेजेस या फिर पैरापोडिया, जो कि क्या करते हैं, स्विमिंग में, मतलब बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, भाई क्योंकि एक्वेटिक है तो स्विमिंग में ही बोलेंगे, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ लेटरल एपेंडेजेस एज वेल एज पैरापोडिया आर प्रेजेंट। सिंपल बोल सकते हैं, एक्वेटिक मेंबर्स having a presence of lateral appendages comma
पैरापोडिया। लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली जो कि क्या है हमारे पैरापोडिया, छोटे छोटे ऐसा देखने में लगता है पैरो जैसे स्ट्रक्चर है, क्या कहलाते हैं, पैरापोडिया कहलाते हैं, विच हेल्प्स इन होते तो बहुत मतलब हर मेंबर है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल इज योर नेरीज। नेरीज में ये जो है वो कैरेक्टर आपका देखने को मिलता है, क्या है, यही एक्वेटिक है, मतलब एक्वेटिक मेंबर्स में लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया जो है वो हमें दिखते हैं, जो कि आपका स्विमिंग कराने में, फ्री स्विमिंग में हेल्पफुल होते हैं। तो दो कैरेक्टर्स हमने अलग देखे जो कि हमने कहीं पर भी नहीं पढ़े थे, वो क्या थे, सबसे पहला मसल्स की प्रेजेंस, अब तक आपने कहीं नहीं देखी मसल्स की प्रेजेंस, एडवांसमेंट हो चुका है भाई, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ आपका किसका, इन्हीं मेंबर्स के लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ओके। इसके साथ साथ आप लोगों को याद हो अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा था, तो उस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने लास्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम का भी जिक्र किया था कि भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये होता क्या है, दिस आई एम मेंशनिंग हियर। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है आपका एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होता है। तो अब जब मैं बात कर रही हूँ आपके 9th के बाद 10th पॉइंट की, तो मैंने क्या बोला, मैंने अभी अभी आपको बोला कि जब हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं कि इन मेंबर्स के अंदर जो ब्लड है एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरीके से मूव करता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो सिंपल हम कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करो सीधे सीधे, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड। भाई व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, वहाँ पर मैंने सिर्फ टर्म दिया था कि ऑर्गेनिजम्स को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर भी डिवाइड कर देते हैं, ओके। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली डिफरेंस क्या सेट करते हैं। तो यहाँ जो डिफरेंस सेट किया जा रहा है वो क्या है कि अगर ब्लड बॉडी में फ्लो कर रहा है बिना किसी आर्टरीज के और वीन्स के, आर्टरीज और वीन्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, मतलब जो मेरी बॉडी का ब्लड है अगर वो ब्लड वेसल्स में फ्लो ना करते हुए सिंपल साइनसेस में फ्लो करे, मतलब आर्टरीज और वीन्स में ना जाए, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो हमेशा डूबे रहें किसमें, ब्लड के अंदर, तो वो उस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जब हम ब्लड को क्लोज्ड आर्टरीज में और वीन्स में एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करवाते हैं तो वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, बिल्कुल जैसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको हमारे अंदर देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है कि हमारा जितना भी ब्लड है वो किस में फ्लो करेगा, आर्टरीज में और वीन्स में फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर ब्लड आर्टरीज में और वीन्स में फ्लो करेगा तो इसका मतलब क्या है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कैसे मेंबर्स हैं जो कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को शो करने का काम कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 10th के बाद 11th पॉइंट क्या है। 11th पॉइंट ये कहता क्या है, मतलब मैं बता देती हूँ, एक्सक्रीशन। यहाँ पर एक्सक्रीशन किसके थ्रू है, तो भाई अगेन किस चीज़ का एक्सक्रीशन हो रहा है, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कि भाई ऑर्गेनिज्म जो है आपका वो मैं बोलूँ कि ज़मीन पे पाया जाने वाला है, पानी में पाया जाने वाला है, ओके। तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया है, एक्सक्रीशन को डिवाइड कर दिया है कि अमोनिया रिलीज करेंगे, यूरिया करेंगे, यूरिक एसिड करेंगे, दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रह रही हैं, ओके। लेकिन एक्सक्रीशन होता किसके थ्रू है, ये इम्पॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे जैसे वहाँ
प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट है, मैंने मेंशन किया था उसको बताते टाइम कि नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे नेफ्रीडिया। क्या पढ़ेंगे? नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया क्या है? हमारे एक्सक्रीटरी सेल्स विच हेल्प्स इन द टू पार्ट्स, फर्स्ट एक्सक्रीशन, सेकेंड ऑस्मोलैरिटी। सबसे पहला है एक्सक्रीशन, दूसरा है ऑस्मोलैरिटी। अब मैं अगर डिफरेंस बोलूँ कि भाई ऑस्मोलैरिटी में और एक्सक्रीशन मतलब क्या है, तो हमारे बॉडी के फ्लूइड नेचर को मेंटेन करने वाले, हमारी बॉडी के फ्लूइड नेचर को मेंटेन करने वाले और उसकी कंसंट्रेशन को चेक करना, ये हमारा क्या कहलाता है? नेफ्रीडिया कहलाता है। ओके सॉरी, ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है, जो कि किसके थ्रू परफॉर्म करवाया जा रहा है? नेफ्रीडियास के थ्रू करवाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे ही कि व्हाट दैट विच सेल्स हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन इन एनालिट्स। तो हम क्या जवाब देते हैं? हम जवाब देते हैं नेफ्रीडिया हेल्प्स इन दिस। ओके, फिर आगे बात करेंगे न्यूरल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट भाई बहुत, अब क्योंकि थोड़ा गैंग्लियास का प्रेजेंस तो हमें सीलन ट्रेट से देखने को मिल जाता है। सेंसेस हमेशा प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइट, हीट, टच, सबके लिए सेंसेस होते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा एडवांसमेंट हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा। न्यूरल सिस्टम में आपके क्या प्रेजेंट है? पेयर्ड गैंग्लियास प्रेजेंट है, जो कि कनेक्टेड किए जाते हैं लेटरल नर्व से टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो मैंने क्या बोला? न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर्ड गैंग्लिया। क्या बोल रही हूँ? न्यूरल सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर्ड गैंग्लिया। जो न्यूरल सिस्टम है ये आपका किससे मिलके बना होता है? पेयर्ड गैंग्लिया से मिलके बना होता है। और अगर मैं बात करूं तो कंसिस्ट ऑफ अ पेयर्ड गैंग्लिया एंड कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। कनेक्टेड बाय मैं क्या बोल रही हूँ? कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ connected by a lateral nerve to a double ventral न्यूरल सिस्टम इज कनेक्टेड नहीं, कंसिस्ट। The paired ganglia connected by a lateral nerve to a double ventral nerve cord। मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि इन मेंबर्स के अंदर हमारा एक नर्वस सिस्टम का एक प्रॉपर प्रेजेंस जो है वो प्रेजेंट है। मतलब ये जो मेंबर्स हैं ये क्या कर सकते हैं? ये मेंबर्स जो है हमारे प्रॉपर सेंसेस को लेने का काम कर सकते हैं। ओके, अब जो मेंबर्स हैं वो सिंपल बात की जाए तो भाई अब रिप्रोडक्शन पर आ जाइए, मोनोशियस हैं या फिर डाइशियस हैं। तो निरीज जो है आपका एक मोनोशियस ऑर्गेनिज्म, डाइशियस ऑर्गेनिज्म है। 13th कैसा ऑर्गेनिज्म है? मतलब क्या है इसका? sexes are separate। ओके, अर्थवर्म की बात करें तो मोनोशियस, मोनोशियस है मतलब sexes, both sex present on the same body, both sex are present on the
सेम बॉडी, एक ही बॉडी पे दोनों सेक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई स्पेसिफिकली पूरे के पूरे एनेलिडा के मेंबर्स को आप मोनोशियस या फिर डायशियस बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेंबर टू मेंबर यहाँ पे चेंज होता जाता है। कुछ कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि डायशियस है और कुछ कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि मोनोशियस है, मतलब कुछ हर्माफ्रोडाइट जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि हमारे एक ही जगह पे मतलब बेसिकली बोलें कि सेक्सेस जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं, मेल अलग होगा और फीमेल जो है वो अलग होगी। फर्टिलाइजेशन आपका वही जैसे अर्थवर्म में हम पढ़ते हैं कॉपुलेशन के थ्रू हो जाता है, लेकिन डेवलपमेंट अगर बोलेंगे तो ज़्यादातर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मैंने मेंशन किया है नॉट फुल्ली, बट ज़्यादातर हम मतलब इनके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं आपके वो कैसा डेवलपमेंट शो करते हैं हमारा सिंपल अगर मैं बोलूँ तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन अब मेंबर्स हैं तो भाई सेक्सुअल ही है। एग्जाम्पल्स निरीज है, फेरेटिमा है, हेरिडिनेरिया है, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। करेक्टर्स मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल्स में यही मेंशन कर देती हूँ। एग्जाम्पल गिवन्स आर निरीज, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ निरीज। अर्थवर्म लिख लीजिए, अर्थवर्म भी मैंने आपको बार बार बताया है पूरे के पूरे कैरेक्टर्स में, और एक हमने अभी अभी पढ़ा वहाँ पे हेरिडिनेरिया जिसको हम ब्लड सकिंग लीच भी कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखें मैं वापस से कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो मेंशन करती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, रिपीट करती जा रही हूँ और फिर रिमूव करती जाऊँगी। एनेलिडा को सबसे पहले हम क्या कहते हैं, रिंग वॉर्म्स कहते हैं, जो कि सिंपल अगर बात करें तो एने टर्म लैटिन वर्ड है जिसका मतलब रिंग है, और वॉर्म तो आपको पता ही है, लिडा हम बोलते हैं वॉर्म। तो ये ऐसी वॉर्म की कैटेगरी है जो कि रिंग्ड होती है, मतलब हमें देखने में ऐसा लगता है जैसे कई सारी रिंग्स को आपस में जोड़कर रख दिया हो। तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहा, पहला पॉइंट हमारा रहा कॉमनली कॉल्ड एज रिंग वॉर्म्स। क्वेश्चन कभी कभी वो एनेलिडा पे पूछेगा ही नहीं, वो रिंग वॉर्म के नाम से ही पूछेगा। इनका कोई भी नाम दे देगा और इसमें से कोई भी कैरेक्टर पूछ लेगा। दूसरा हमने क्या बोला, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स। रिंग्स हैं तो भाई सेगमेंट में ही डिवाइडेड है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, और यही सेगमेंटेशन आपका क्या कहलाते हैं, मेटामर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेटामर्स। आगे क्या बोला, टेरेस्ट्रियल भी है, जमीन पे भी पाए जाते हैं, पानी में भी मिलते हैं, फ्री लिविंग भी है जैसे अर्थवर्म, और पैरासिटिक भी है जैसे हेरिडिनेरिया। मतलब जो हैबिटेट है वो कई जगह पे हमें देखने को मिल जाती है। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, फ्री लिविंग, पैरासिटिक। मैंने एग्जाम्पल देके भी आपको बताया कि पैरासिटिक का मतलब यहाँ पे मतलब कौन सा मेंबर होगा। ओके, दूसरा मैं बात करूँ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी कैसी है, क्या शो कर रही है, ऑर्गन सिस्टम का लेवल शो करती है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्री कैसी है हमारी, बाइलेटरल। सिमेट्री इज बाइलेटरल। मेंबर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, और सीलोम भी कैसा है, साइजोसीलोम। मैंने डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन किया कि हमारा जो सीलोम कंडीशन है वो क्या है, पहला ऐसा मेंबर है जो कि प्रॉपर सीलोम को शो कर रहा है। ओके, आगे बढ़े थे हम, फिर आगे पढ़ के हमने क्या पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। ये कैरेक्टर हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया था, कहीं भी नहीं पढ़ा था, तो ये रिमूव हो गया यहाँ से। ये एक्वेटिक मेंबर्स के अंदर प्रेजेंस होती है किसकी,
लेटरल अपेंडेजेस की, जो कि पैरापोडिया कहलाते हैं। जैसे अर्थवर्म की बात करें तो चलने के लिए छोटे लेटरल अपेंडेजेस साइड से निकले हुए हैं, इमर्ज हुए हैं, जो कि हेल्प या तो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, अगर एक्वेटिक है तो पानी में किस तरीके से रहेगा, कैसे फ्लोट करेगा, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर बढ़ेगा, तो ये होता है। ओके, और दूसरा अगर मैं बात करूं आपकी, यही जो कहलाते हैं ये पैरापोडिया कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरापोडिया पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, पैरापोडिया से जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज्ड है। ये सारे के सारे पॉइंट एनसीईआरटी में बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं, तो याद करना मस्ट है, क्योंकि अगर लर्न नहीं करेंगे तो क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमने बोला नेफ्रीडिया, एक्सक्रीटरी सेल्स है। एक्सक्रीटरी सेल्स पे हर जगह पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली चीज़ तो एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू हुआ, दूसरा अगर मैं बोलूँ तो ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन की जाती है इन्हीं नेफ्रीडियाज के थ्रू। क्लियर? तो एक्सक्रीशन इज थ्रू द नेफ्रीडिया एंड ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेंटेन की जा रही है। आगे बढ़े तो क्या देखा, न्यूरल सिस्टम भाई आ तो गया है पहले ही, लेकिन एडवांसमेंट नहीं है, वो थोड़ी सी हमें यहाँ देखने को मिली। पेड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो कि दो लेटरल नर्व कॉर्ड और डबल नर्व कॉर्ड को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, मतलब लेटरल नर्व कॉर्ड से जुड़े होते हैं डबल नर्व कॉर्ड के थ्रू। तो न्यूरल सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेगा। पेड गैंग्लिया, नर्व कॉर्ड सिंपल, जो सिंपल हम कह सकते हैं कि नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस या फिर पेड गैंग्लिया की प्रेजेंस। ओके, आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, आगे बढ़ने पर हमने देखा जो निरीस है वो डाइशियस ऑर्गेनिज्म है। मतलब अगर मैं पूरी की पूरी एनलिडा फाइलम की बात करूं कि आप मेंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कि या तो सेक्सुअल, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल ही है, एडवांस मेंबर है, आपको उसी तरीके का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम परफॉर्म नहीं करवाते हैं। लेकिन हम ये बोलें कि जो मेंबर्स हैं वो सिंपल या तो सिर्फ मोनोशियस है या फिर सिर्फ डाइशियस है, तो ये बोलना गलत हो जाएगा। सिर्फ मोनोशियस या फिर सिर्फ डाइशियस बोलना क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हर एक मेंबर ऐसा नहीं है जो मोनोशियस हो, या फिर हर एक मेंबर ऐसा नहीं है जो कि कैसा हो, हमारा डाइशियस हो। अलग अलग है, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके सेक्स अलग अलग हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके सेक्स एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो निरीस डाइशियस पूछ लिया जाता है, लेकिन निरीस कैसा है, डाइशियस। कौन सा मेंबर है हमारे एनलिडा का जो कि डाइशियस है, जो कि हर्माफ्रोडाइट नहीं है, जिसके मेल और फीमेल अलग अलग मिलते हैं, तो हम निरीस का नाम दे देते हैं। ओके, फिर वो दूसरा बोलता है कि भाई ऐसा कौन सा मेंबर है जो मोनोशियस है, तो अर्थवर्म तो हमें पता ही है, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में मिलते हैं। डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल निरीस है, अर्थवर्म है, हेरिडेनेरिया है। हेरिडेनेरिया का कॉमन नेम होता है ब्लड सकिंग लीच, तो इसको हम ज़्यादातर जानते हैं ब्लड सकिंग लीच के नाम से ही। तो ये पूरा का पूरा आपका एक सिंपल मैं कह सकती हूँ क्या था, ओवरव्यू था कौन सी फाइलम का, फाइलम एनलिडा का। तो एक बार मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, एनिमल किंगडम में हमने सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े, फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद हमने सीलेंट्रेट्स पढ़ा, सीलेंट्रेटा के बाद हमने टीनोफोरा पढ़ा, टीनोफोरा के बाद हमने प्लेटेहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज एंड एनलिडा। मतलब पूरे एनिमल किंगडम की जो वर्म की कैटेगरी थी, वो वर्म्स की कैटेगरी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके। तीसरी और सबसे एडवांस मेंबर हमने कौन से पढ़े, यही एनलिडा पढ़े। तो पूरी की पूरी एनिमल किंगडम यहाँ पर क्या, एनिमल किंगडम का जो वर्म वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो 6, अगर टीनोफोरा को बेसिकली इंक्लूड कर लेते हैं तो 6 फाइलम्स हम कंप्लीट कर चुके। आगे क्या है फर्दर, आर्थ्रोपोडा, जो कि अब वर्म कैटेगरी नहीं है, पूरी इंसेक्ट कैटेगरी है। आर्थ्रोपोडा के बाद अगर मैं बात करूँगी नेक्स्ट आपका, तो है हमारा सिंपल बोले तो एक मोलस्का के बाद हमारे इकाइनोडर्मेटा। ये 3 मेंबर्स जो कि अगेन थोड़े से लेस एडवांस है। फिर हम एंटर कर जाएंगे हमारी हेमिकॉर्डेटा से कॉर्डेटा के अंदर। तो अभी आधी फाइलम्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी की जो भी फाइलम्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।